नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पटना में बिहार विधानसभा का बजट सत्र जारी। पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर लगा रहे आरोप। तेजस्वी यादव ने अनपढ़ मंत्रियों को लेकर सरकार पर लगाया आरोप। बिहार में बड़ा अपराध का ग्राफ। शराब कारोबारियों ने दरोगा को मारी गोली। अस्पताल ले जाने के दौरान दरोगा की हुई मौत। पटना में नल जल योजना में हुई गड़बड़ी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, गड़बड़ी में शामिल मुख्य नहीं लड़ेंगे चुनाव। बिहार विधान परिषद में पुरजोर तरीके से उठा मुद्दा। समस्तीपुर में पुलिस सप्ताह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रेस के बीच हुआ क्रिकेट मैच। पुलिस 11 ने 70 रनों से जीत की हासिल। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से और बता दें कि बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बीते कल सीतामढ़ी के मेजरगंज में एक एसआई को गोली मार दी गई और ऐसे में रास्ते में ले जाने के दौरान एसआई की मौत हो जाती है। और इसी दौरान आपको यह भी बता दें कि एक सिपाही और घायल हो जाता है और शराबबंदी के दौरान ये छापेमारी की जाती है, जिसमें आपको बता दें कि एक एसआई गिरफ्तार मृत्यु हो जाती है और शासन होता है। लेकिन बिहार में तेजी से बढ़ते अपराध को देखते हुए सुशासन बाबू की पोल खुलती हुई साफ नजर आ रही है। प्रदेश में बढ़ते अपहरण, हत्या, लूटपाट, छेड़खानी, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं आम बात हो गई है। आज साधना न्यूज में सुशासन बाबू के राज में हो रहे अपराध को लेकर मुहिम छेड़ दी है। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हाल ही में हुए बिहार चुनाव में भारी मतों से जेडीयू ने जीत हासिल की है। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए। बिहार की जनता को लगा कि सुशासन बाबू को राजगद्दी पर बैठाकर बिहार में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगेगा। लेकिन सुशासन बाबू के राज में मानो जैसे अपराध करने के लिए अपराधियों को क्लीन चिट मिल गई। बात सीतामढ़ी की करेंगे, जहां शराब माफियाओं को गिरफ्तार करने गए पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया गया। जहां मुठभेड़ में एक एसआई और एक चौकीदार को गोली लग गई। हमले में दोनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि अस्पताल में डॉक्टरों ने दरोगा दिनेश राम को मृत घोषित कर दिया। हमको मिला है 10 बजे करीब में कि हाँ भाई को गोली लगा हुआ है। हम अपना काम कर रहे थे, उस समय सूचना हमको मिली है तो हम भाई के पास फोन लगाना शुरू किए। फोन मेरा भाई का लगा है, मैं कोई उठा नहीं रहा था। बाद में यहाँ से फोन गया है कि हाँ आप आ जाइए, आपको भाई का सीरियस गोली लगा हुआ है, सीरियस। विभाग के साथ और सब पुलिस विभाग के विभिन्न जो इसके अंश हैं उनके साथ बातचीत हम लोगों ने की है। आज हम खास तौर पर आए थे। आपको ये मालूम है कि यहाँ पर जब इस भवन का निर्माण कराया गया, पुलिस मुख्यालय है और आपदा प्रबंधन का काम है, सरदार पटेल भवन के रूप में जाना जाता है, तो पहले भी कुछ कार्यक्रम के सिलसिले में आए हैं। आज हम जानबूझ करके आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि आते रहे कई बार। ऐसा तो संभव नहीं है कि हर रोज आए या हर सप्ताह आए, लेकिन आते रहेंगे। और आज भी आकर के कई विषयों पर हमने यहाँ पर चर्चा की है। इन लोगों का प्रेजेंटेशन था, क्योंकि हम एक बार अगर लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी बात कर चुके हैं तो उसको वहीं तक छोड़ करके नहीं जाएंगे। एक एक एस्पेक्ट का डिटेल सर्वेक्षण कर रहे हैं और एक एक चीज को देख रहे हैं। और बिहार की स्थिति निश्चित रूप से
यहाँ के पुलिस बल के द्वारा इंक्लूड किया जाएगा, हमको भरोसा है। लेकिन सब चीज के बारे में पूरी बातचीत हो रही है और एक ही चीज की चर्चा हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है। लेकिन इस तरह की आपराधिक घटनाएं मुख्यमंत्री के दावों को खोखला साबित करती है। अब ये देखना अहम होगा कि मुख्यमंत्री के खोखले दावों को जनता कब तक नजरअंदाज कर पाती है। साधना प्लस न्यूज के लिए चमन सिंह बिहारी की रिपोर्ट। और इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ निवेदिता शेखर, प्रवक्ता आरजेडी महिला प्रकोष्ठ से जुड़ चुकी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, जिस प्रकार से सीतामढ़ी से ये घटना सामने आई है, एक एसआई को ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद मौत के घाट उतार दिया जाता है, बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कहूंगी कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री कुर्सी कुमार जी, उनका जो पूरा इकबाल है वो मर चुका है। उन्होंने अपनी अंतरात्मा को बंगाल की खाड़ी में डुबा दिया है। आज बिहार में जब प्रशासनिक लोग भी सुरक्षित नहीं है तो बिहार की जनता कैसे सुरक्षित होगी, इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर कहाँ है सुशासन बाबू? उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर आप कहाँ हैं? आपके प्रदेश में 5 साल से देखिए लीकर बैठा, 5 साल से बिहार में आपकी शराबबंदी है, लेकिन शराब जो तस्करी की घटनाएं हैं जो इन माफियाओं द्वारा किया जा रहा है वो तो बढ़ती ही जा रही हैं। जी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को देख लीजिए, अगर आप उस पर भी अगर चर्चा करेंगे तो 19.5% लोग बिहार में शराब पीते हैं, जबकि महाराष्ट्र में 0.9% है। ये नंबर उससे लग सकते हैं क्या? आज गैलन से गैलन भर के यहाँ पर यूपी के बॉर्डर से आती है, जबकि वहाँ पर एक्साइज डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी होते हैं बॉर्डर के पास। जब आपके पुलिस प्रशासन के लोग होते हैं तभी बॉर्डर से भर भर के यहाँ पर आता है शराब के गैलन। और यहाँ पर कहते हैं कि सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार है, और ऑफिसर्स की हत्या हो जाती है, ऑफिसर्स को मार दिया जाता है। कितने माफियाओं को इन्होंने अभी तक जेल में डालने का काम किया है? सुशासन बाबू आप ये बताएं हमें। जी, जिस प्रकार से जेडीयू के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव का एक बयान सामने आया है मैम, और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से अगर पार्लियामेंट में फायरिंग हो सकती है तो फायरिंग एक आम बात है, अपराधियों द्वारा अपराध को अंजाम देना भी एक आम बात है। आखिर इस बयान को कैसे समझे? जब आपने जिस प्रकार से बताया कि प्रशासन सुरक्षित नहीं है तो आम जनता खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी? जो ऊर्जा मंत्री हैं विजेंद्र यादव जी, वो ये बताएं कि उन्होंने जो अमेरिका के पार्लियामेंट में लोग सुरक्षित नहीं है, वो इस बात से क्या कहना चाहते हैं? तो शर्मनाक बयान है, उन्हें तो बयान वापस लेना चाहिए। वो क्या कहना चाहते हैं? मतलब 5 साल से बिहार में शराबबंदी है और आपके पास इतनी भी क्षमता नहीं है, प्रशासनिक क्षमता नहीं है कि आप इसको रोक सके, आप इसको बंद कर सके। यानी कि पूरी तरीके से सरकार की संलिप्तता है इसमें। और कैसे, और लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे? आप कह रहे हैं कि लोगों को सुरक्षित कैसे रहेंगे लोग सुरक्षित, जब आप सरकार ही अगर संरक्षण दे अपराधियों को, तो जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? क्या वो ये जवाब देंगे? जी बिल्कुल निवेदिता जी, इसमें एक सवाल ये भी उठता है, जैसा कि हमने शुरू से ही देखा है कि विपक्ष लगातार जो है वो सरकार को घेरती नजर आई है और हर बार ऐसे मुद्दे उसने उठाए हैं जिसको लेकर एक समय पर जो सत्ता पक्ष सरकार है वो विपक्ष पर हमलावर थी। ऐसे में जो अब शराब की जो तस्करी है इसके मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जब मुद्दा उठाया जाता है तो सरकार अपनी पीठ थपथपाती नजर आती है। कथित तौर पर और करनी पर दोनों में काफी ज्यादा फर्क है। तो ऐसे में जिस प्रकार से शराब तस्करी के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, फिर चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो या फिर गोलीबारी की घटना हो, लूटपाट हो या कुछ भी हो, इस प्रकार की तमाम घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है कि क्या वाकई में जो सत्ता पक्ष सरकार है वो कहीं ना कहीं शराबबंदी पर और शराब बंद करने में सफल साबित होगा? कहीं से कहीं तक मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में भी बिहार में ये जो शराब की तस्करी की जो घटनाएं हैं वो कम होने जा रही हैं।
क्योंकि जब तक आप इन शराब माफियाओं को टारगेट नहीं करेंगे, जो इसके पीछे के सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि देखिए आज आप हाईकोर्ट की अगर आंकड़े उठा के देख लीजिए तो 2 लाख से भी ज्यादा केसेस अभी 3 साल से पेंडिंग है जो कि शराबबंदी को लेकर हैं। उसमें मुख्य अपराधी कौन लोग हैं? वो कैरियर्स हो गए, वो आपके छोटे छोटे वो हो गए जो कैरियर का काम करते हैं या होम डिलीवरी का काम करते हैं। बाकी ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बताएं कि उसमें माफियाओं, कितने माफियाओं का नाम है, उसमें कितने माफियाओं पे आज तक चला है मुकदमा? किसी पर भी नहीं चला, क्योंकि सरकार का संरक्षण मिल रहा है और जिस तरीके से ये अपनी पीठ थपथपाते हैं। जी मामा, बने रहिएगा हमारे साथ और इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अखिलेश जी हमारे साथ साधना प्लस न्यूज पर जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। जी अखिलेश जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं सत्ता पक्ष सरकार जो है अपराध पर लगाम लगाने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है और सीतामढ़ी से ये मामला सामने आया है जहां शराबबंदी के लिए और छापेमारी की जाती है और एसआई को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, एक तो जानकारी थोड़ा करेक्ट करिए कि वो पहले से वांटेड थे किसी दूसरे मामले में। शराब के मामले में वो अपराधी जो थे वो जेल गए थे, ये बात जरूर है। किसी दूसरे मामले में वांटेड थे जिसके ये आईओ थे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, और वो छापामारी के दौरान उन पर गोली चली। ये बात ठीक है कि ये बहुत दुखद है। मैं उस परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदना है, लेकिन ये भी जरूर है कि दो अपराधी पकड़े भी गए हैं और एक अपराधी गोली में मारा भी गया है। और इसलिए हमारी सरकार अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की सरकार है और अब तक जितने भी अपराध हुए हैं उनमें अपराधियों को पकड़ना, उन पर ट्रायल करना और उनको सजा दिलाना हमारा काम रहा है। हम कभी भी अपराध और अपराधियों को संरक्षित करने का काम नहीं किए हैं। और कोई ये बता दे कि जिस समय में कोई एक जमाना था जिस समय सत्ता संरक्षित अपराध होता था, कोई ये बता दे कि आज सत्ता के संरक्षण से कहां अपराध चल रहा है। हाँ, ये जरूर है, अपराध एक मनोवृत्ति है, लेकिन इस मनोवृत्ति के खिलाफ हमारी सरकार बिल्कुल ही तत्पर है। अपराधी अगर अपराध करते हैं फिर तो उन पर कड़ी कार्रवाई होती है। फिर इस पर एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि पूरे देश के क्राइम का रिपोर्ट आया है, बिहार 24वें या 23वें नंबर पर है। आप इस बात को समझिए कि बिहार के अंदर अगर अपराध करता है तो उसे पकड़ा भी जाता है, उसे दंडित भी किया जाता है, स्पीडी ट्रायल भी चलाया जाता है। वो जमाना गया जब एक अड़े मार्ग से अपराध और अपराधियों का संचालन होता था, उन्हें संरक्षण दिया जाता था। अब बिल्कुल ही कोई राजनीतिक हमारी पार्टी बताइए इस हमारी सरकार में कौन जो है शहाबुद्दीन जैसा कोई लोग है? कोई बताए हमारी सरकार में कौन सुरेंद्र यादव जैसा लोग है? हमारी सरकार में कोई सत्ता संरक्षण नहीं है। हमारी सरकार में हम बिल्कुल ही अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस के नीति पर काम करते हैं। जी बिल्कुल अखिलेश जी, अगर सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है तो हाल ही का एक मामला है 27 जनवरी का, जब बीजेपी के प्रवक्ता असफर शमशी जी पर गोली चला दी जाती है, उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया जाता है। जब जीरो टॉलरेंस है, अपराध पर काबू किया जा रहा है सरकार की तरफ से, फिर आखिर बीजेपी खुद कैसे सुरक्षित नहीं है? अपराध पर तो लगातार इजाफा हो रहा है। फिर मैं कह रहा हूं कि ये अपराध एक मनोवृत्ति है, लेकिन उस मामले में भी अपराधी पकड़े गए हैं, उन पर चार्जशीट होने की स्थिति है। बिल्कुल तेजी से उसमें काम हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन बहुत स्पीडली हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन स्पीडली होने के साथ साथ आप ये विश्वास रखिए समय से पूर्व तो अपराधियों को दंडित भी किया जाएगा और वो अपने करनी का फल भुगतेंगे, ये तय बात है। आपको मैं इसका विश्वास दिलाना चाहता हूं और सारे मामलों में, चाहे जो भी मामला हो, सारे मामलों में आप एकदम निश्चिंत रहिए। हमारी सरकार ने कार्रवाई की है और करती रहेगी। जी बिल्कुल, इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ निवेदिता जी भी जुड़ी हुई हैं। निवेदिता जी, जिस प्रकार से अखिलेश जी का कहना है कि सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, अपराध पर भी लगाम कसा जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का अप्रोच है, इससे ज्यादा हंसी की बात और कुछ हो ही नहीं सकती। सरकार अपना खुद का मजाक उड़ा रही है। 2 लाख केसेस जो पेंडिंग है शराबबंदी पर, उसमें से कितने सारे शराब माफियाओं को अभी तक जेल में डालकर उन पर कार्रवाई की गई है। इतने जघन्य अपराध तो इन्होंने आंकड़े दिए। एक बात बताएं, 2005 में 26वें नंबर पर था बिहार, क्राइम के मामले में 26वें नंबर पर था।
97,850 का आंकड़ा था और अभी बढ़ के हो गया है 1,86,101% की वृद्धि हुई है। इस पर ये क्या कहना चाहेंगे? इस पर इनका मुंह खुलेगा? इस पर इनकी सरकार का मुंह खुलेगा? वो लोग कुछ कहना चाहेंगे? और जहां तक ये कह रहे हैं कि बिहार में हम लोग चिन्हित करने का काम, साल से शराबबंदी का कानून लगा हुआ है, आज तक 1,21,121 तस्करी के मामले गैलेंस के सामने आए हैं। जी बिल्कुल अभिषेक जी, आप अब जवाब दीजिए कि क्या केवल कार्रवाई की बात कह देने भर से ये बात साबित हो जाएगी कि अपराध पर काबू किया जा रहा है, अंकुश लग जाएगा अपराध पर? कार्रवाई जो हुई है मैं बताया भी हूँ, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई जो हुई है मैं बताया नहीं हूँ। अभी रिसेंट घटना आपने सीतामढ़ी की बताया की चर्चा की, और सीतामढ़ी की घटना में मैंने बताया कि एक अपराधी एनकाउंटर में मारा गया, 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। और फिर मैं कह रहा हूं कि किसी जमाने में जब तक नेताजी का आदेश नहीं होता था तब तक एफआईआर नहीं होता था। आज एफआईआर होता है, कार्रवाई भी होती है। अब तो किसी जमाने में एफआईआर भी नहीं होता था, आज तो एफआईआर भी होता है, कार्रवाई भी होती है, ट्रायल भी होता है और दंडित भी होते हैं। जी देखिए अखिलेश जी, चाहे इस अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अपनी पीठ कितनी ही थपथपा ले, लेकिन हकीकत कहीं ना कहीं यही है कि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हैं उनमें लगातार इजाफा हो रहा है। और एक बार फिर ये शराबबंदी के दौरान छापेमारी की गई और एसआई की मौत हो जाती है। इस दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है अपराधियों के तरफ से, और अभी तक जो अपराधी हैं केवल एक है जो अपराधी इस दौरान ढेर हुआ है, बाकी अभी भी लापता हैं, अभी भी कहीं ना कहीं फरार है, उनकी खोजबीन जारी है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निवेदिता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर, जहां प्रमुख पप्पू यादव ने शराब माफियाओं के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए दारोगा दिनेश राम के परिजनों से मुलाकात की। आपको बता दें कि पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ सीतामढ़ी सदर अस्पताल पहुंचे, जहां पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बिहार के नेताओं और अफसरों के खून की जांच होनी चाहिए। कितने लोग शराब पीते हैं इसका खुलासा हो जाएगा। पुलिस के द्वारा नेता उसमें जिनके नाम से गोदाम है उसको जेल नहीं भेजते हैं, कारण क्या है? और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने अभी तक किसी की संपत्ति 5 सालों के अंदर जब्त नहीं की। दूसरा सबसे बड़ा मेरा आपसे डिमांड है कि नेता पदाधिकारियों के ब्लड का जांच क्यों नहीं होता है कि वो दारू पीते हैं कि नहीं। 3 महीने के अंदर बिहार में आप यदि नेता और पदाधिकारी का ब्लड जांच करिए तो पता चल जाएगा कि लोग हर सप्ताह मिनट टू मिनट 90-95% नेता का यदि आप ब्लड जांच कीजिएगा तो दारू का सेवन मिलेगा पदाधिकारी। और पूरी पुलिस महकमा दारू बेचवाने में लगी रहती है। कोई एक दिन मेजरगंज या एक दिनों में कोई शराब तस्करी में गोली तो लग नहीं गई। उसी क्रिमिनल जो था उसी के पिस्टल से रंजन सिंह को गोली लगी। और कटिहार से चोरी का मामला सामने आया है, जहां नगर थाना क्षेत्र से आपको बता दें कि ये चोरी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में प्रोफेसर की कॉलोनी में चोरी की गई। जानकारी के मुताबिक शिक्षिका के पति भारतीय सेना में है और पत्नी शादी समारोह में शामिल होने बाहर गई हुई थी। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने खाली घर को निशाना बनाया और घर से सोने के जेवरात हाथ साफ कर फरार हो गए। वहीं जब शिक्षिका वापस लौटी तो उसको गहने नहीं मिले, जिसके बाद शिक्षिका ने पुलिस को सूचना दी और फिर पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। ये घर जो पीछे दिख रहा है ये मेरी बड़ी बहन का जो त्रिवेणी नायक में शिक्षिका है
और मेरा भी घर यहीं बगल में है। तो दीदी हमारे बड़े भांजे की शादी में गई हुई थी बाहर, और मेरा छोटा भाई यहाँ सोता था। संजोग से कल रात में मेरे छोटे भाई को कहीं जाना था, वो यहाँ आया तो सही लेकिन लेट आया, 4:30 बजे आया तो देखा यहाँ ताला टूटा हुआ है और घर में सामान तो नहीं, जेवरात लगाए हुआ है। और बिहार विधानसभा का बजट सत्र जारी है। बजट सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। नेता एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रहे हैं। आज बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने बिहार के मंत्रियों को अनपढ़ तक करार दे दिया, क्योंकि उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत में स्पष्ट कहा कि विभाग के मंत्रियों को क ख ग घ या ABCD भी नहीं मालूम है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने कुछ ऐसे लोगों को विभाग का मंत्री बना दिया है जिनको क ख ग घ या फिर ABCD का भी नहीं मालूम है। सीएम नीतीश हम ही लोगों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, उन्हें खुद कम से कम अपने मंत्रियों को तैयार करना चाहिए। उनके किसी मंत्री को कोई जानकारी ही नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि सीएम हमेशा कहते हैं कि 3C क्राइम और करप्शन और कम्युनलिज्म के साथ समझौता नहीं करेंगे, लेकिन यहां तो नीतीश कुमार वही काम कर रहे हैं। बिहार में पता नहीं कब अपराधियों के अंदर पुलिस का भय होगा। यहां तो अपराधी ही पुलिस की हत्या कर दे रहे हैं। शराबबंदी भगवान भरोसे है। इन तमाम मुद्दों के साथ अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सवाल किए हैं। कल जो हमारे साथी CPI-ML के जो विधान सभा के जो नेता हैं महबूब आलम जी, पत्रकारों के साथ बातचीत करने के दौरान जिस प्रकार से उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उसकी हम लोग निंदा करते हैं। और हमने सदन के अंदर भी माननीय अध्यक्ष महोदय से ये मांग की है कि उस अधिकारी पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। और ये प्रिविलेज का भी मामला आता है। अगर बात की जाए तो ये पहली बार घटना नहीं है। ये तो विधानसभा जो लोकतंत्र की मंदिर है, वहां पत्रकारों को साथ मारापीटी की जाती है, जनप्रतिनिधियों के साथ धक्का मुक्की की जाती है। ऐसा हम लोगों ने आज तक नहीं सुना ना देखा। और नल जल योजना में गड़बड़ी करने वाले मुखिया जी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाए जाने का नीतीश सरकार ने फैसला लिया है कि अब गड़बड़ी करने वाले मुखियाओं को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। ये मुद्दा आज बिहार विधान परिषद में पुरजोर तरीके से उठाया गया। विपक्षी सदस्यों ने इस मामले को आज परिषद में उठाया। कांग्रेस से विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा और आरजेडी के MLC सुबोध राय ने इस मामले पर सरकार से जवाब मांगा है। देखिए, कल ही इस बात को मैंने उठाया था, तो सरकार के 4-5 मंत्री एक साथ हल्ला करने लगे थे कल कि नहीं, गलत बात है, कहाँ पर कहाँ खबर है, ऐसा कोई आदेश नहीं जारी किया। मैंने कल ही वादा किया था कि आज के बारे में कि वो लाके मैं साबित कर दूंगा, तो मैंने वो ले आया। अमृतलाल मीणा जी का 19 फरवरी का चिट्ठी है, 2 दिन पहले का। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि नल जल योजना में जो काम नहीं हुए हैं, तो इसके लिए जो लोग दोषी हैं वैसे लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। और मंत्री कह रहे थे कि नहीं, ऐसा कोई आदेश ही नहीं जारी हुआ है। तो समझ लीजिए सरकार के मंत्री का क्या स्थिति अपने विभाग में कि उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है और उनके अधिकारी परिपत्र जारी कर रहे हैं। पूरे बिहार में जहां जहां नल जल योजना में गड़बड़ी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, उसके आधार पर अगर आप चुने हुए जनप्रतिनिधियों को कहेंगे तुम चुनाव नहीं लड़ सकते हो, अयोग्य हो, यह तो विवाद का विषय होगा। और पिछले दिनों जिस तरह जनसंख्या कानून लाने की बात बीजेपी कर रही है, उसके बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। MIIMI के विधायक अख्तरुल इमान ने कहा है कि सांप्रदायिक शक्तियों का एक ही हथियार है, गद्दी हथियाने का और राज करने का। वो किसी एक व्यक्ति विशेष और जाति विशेष को निशाना बनाते रहते हैं। उनके बारे में क्या कहना? सांप्रदायिक शक्तियों का एक ही हथियार है गद्दी हथियाने का, सत्ता पाने का और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का। वो ये है किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाओ, किसी धर्म और जाति को निशाना बनाओ। ये निशाना ये लोग बनाते रहे, ये पुरानी फितरत उन लोगों की रही है। उनके बारे में क्या कहना?
बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? लगातार देखिए सवाल ये बिहार में नहीं बल्कि जो माननीय हमारे लगा रहे हैं, ये जरा उसने पलट कर देखा कि जिन बस्तियों में हम वोट के लिए दिए जा रहे हैं, जिस क्षेत्र से उनका रिश्ता है, जिस विधानसभा से, वहां के अल्पसंख्यकों का दिल कितना टूटा होगा कि जिसको हमने वोट दिया, जिसको हमने जिताया, जो हमारे टैक्स के पैसे से जो आज सरकारी सुविधाएं प्राप्त कर रहा है, वो मेरे ही खिलाफ बोल रहा है, उसका दिल कितना टूटा होगा, रात सोचिए। और राज्य में पंचायती राज सरकार को लागू करने के लिए नीतीश सरकार चाहे लाख दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि प्रखंड स्तर पर पंचायत के जनप्रतिनिधियों को बैठने के लिए कोई जगह तक मुहैया नहीं कराई गई है। आज इस मामले को लेकर बिहार विधान परिषद में खूब चर्चा हुई। दरअसल पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कार्यालय बनाने या उनके बैठने के लिए सरकार के स्तर पर इंतजाम किए जाने को लेकर परिषद में ध्यानाकर्षण दिया गया था और इसका जवाब देते हुए सरकार की तरफ से पंचायती राज मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के लिए अलग से कार्यालय का निर्माण कराने जा रही है। पटना की एक खबर, जहां जनप्रतिनिधियों को बैठने की भी जगह नहीं मुहैया कराई जा रही है, जिसको लेकर यह मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है और ऐसे में मांग ये की जा रही है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए अलग से एक कार्यालय बनाया जाए, जहां पर वो बैठकर अपनी चर्चा कर सके और वहां पर उनके बैठकों का आयोजन हो। लेकिन फिलहाल उनके लिए किसी प्रकार की कोई भी ऐसे कार्यालय या फिर बैठने की कोई जगह मुहैया नहीं कराई गई है, जहां पर वो बैठकर अपनी बात कर सके। पंचायती राज ने ये सवाल उठाया है। और इसी के साथ बिहार की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।